ओके, सो कल हमने यहाँ तक किया था कि दिस शोज परपेंडिकुलरिटी, और फिर ये क्वेश्चन किया था। सही है। अभी लेट अस टॉक अबाउट which of the following is perpendicular to a equal to 2i plus 3j. A is 3i plus 2j, b is 3i minus 2j, c is minus 2i plus 3j, and d is minus 2i minus 3j. सो आप लोगों ने ये चेक करना है कि ये वाला वेक्टर इन चारों में से किसके साथ डॉट प्रोडक्ट उसका जीरो है। a डॉट x इक्वल टू जीरो, फाइंड x। तो यहाँ पे चारों वेक्टर्स पुट करने हैं, x की जगह पे चेक करना है किसका डॉट प्रोडक्ट जीरो बनता है, वही आंसर है, वही इसके परपेंडिकुलर होगा। नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन। ये अपने बुक से जरूर रीड कर लेना, प्रोजेक्शन। सही है। प्रोजेक्शन का ये मतलब होता है कि अगर ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है। सही है, ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है। सो क्या कहते हैं, a के प्रोजेक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ a अलोंग b, कंपोनेंट ऑफ a along b, that is a dot b divided by b। डॉट प्रोडक्ट को b दूसरे वेक्टर से डिवाइड करना होता है। a का अलोंग b मालूम करो तो b से डिवाइड करोगे, b का अलोंग a मालूम करोगे तो a से डिवाइड करोगे। ये ऊपर आ जाएगा a b cos थीटा, नीचे आ जाएगा b, ये कैंसिल होके ये a cos थीटा आ जाएगा। और ये आप लोगों को मैंने एक और बात भी बताई थी बेटा, इधर एरो की मार लो, यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल परपेंडिकुलर बनाओ, यहाँ पे एरो की मान लो तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, a cos थीटा। b cos थीटा होता था उसके इसमें, खैर वो तो हम b का कंपोनेंट्स वो कर देते हैं, बट जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हॉरिजॉन्टल वेक्टर a के साथ आ जाएगा। सही, दैट वुड बी a cos थीटा, इसी को हम ax लिखते हैं। और ये बेसिकली इस तरह होता है कि अगर यहाँ पे आप लोग लाइट कर लो, लाइट से रोशनी डालो, तो ये इस चीज का जो ये वाला शेडो बनेगा ना, इसी को a along b का कंपोनेंट बोलते हैं। सिमिलरली बी एक्स मालूम करने के लिए a डॉट बी डिवाइडेड बाई बी होगा, a डॉट बी डिवाइडेड बाई a होगा, कंपोनेंट ऑफ b along a। सही है, कंपोनेंट ऑफ b along a। ये थोड़ा सा मैं क्लियर कर लेता हूँ। हाँ सही है, सही हो जाएगा b cos थीटा। सही हो गया, b cos थीटा। दैट्स इट अबाउट क्या कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। एक ये भी होता है, when will dot product be सही है, when will dot product be equal to half its maximum value, so a dot b equal to ab cos theta। मैक्सिमम वैल्यू ए बी होते हैं तो इसको ए बी डिवाइड बाई 2 कर लो, हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम ए डॉट बी, हाफ इट्स मैक्सिमम, मैक्सिमम ए बी होता है ए बी कॉस थीटा, कैंसल कैंसल कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, थीटा इक्वल टू 60 डिग्रीज। नेक्स्ट इज क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। when two vectors are multiplied, when two vectors are multiplied to get a third vector perpendicular to both vectors। सही है, इसको हम लिखते हैं एज a क्रॉस b इक्वल टू a मॉडुलस b मॉडुलस साइन थीटा। इसमें साइन थीटा यूज होता है। सही है, एंड इसके साथ एक ये यूनिट वेक्टर n भी आता है, क्यों, क्योंकि दिस इज अ वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट से हमारे पास स्केलर आता था, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट से हमारे पास
वेक्टर आएगा। सही है, वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट से हमारे पास वेक्टर आएगा। जिस तरह आपके पास क्या कहते हैं टॉर्क होता है टाउ आर क्रॉस एफ, तो एक आपको रेडियस वेक्टर गिवन होगा या परपेंडिकुलर आर्म वेक्टर और एक फोर्स वेक्टर गिवन होगा। इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करने से आपके पास ये आ जाएगा। और ये क्रॉस होता किस तरह है, आई जे के ए बी सी A1 B1 C1 A2 B2 C2। सही हो गया, ये इस तरह होता है। बेटा प्लीज अपना माइक को म्यूट कर लो। अच्छा, मैं आपको मिसाल देता हूँ इसकी। R वेक्टर इक्वल टू 2i minus 3j plus 4k, F वेक्टर इक्वल टू i minus 2j plus k। R क्रॉस F किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा i j k। पहले R के कॉम्पोनेंट लिख लो, 2 minus 3 4। अब F के लिख लो 1 minus 2 1। अब ये डिटर्मिनेंट मालूम कर लो। डिटर्मिनेंट का तरीका आप सबको पता है, आई इंटू ये रो गया ये रो गया, -3 + 8 माइनस जे इंटू ये उड़ा लो ये उड़ा लो, 2 - 4 प्लस के इंटू ये उड़ा लो ये उड़ा लो, -4 + 3 5i -2 + 2j और -4 + 3 -1 -k आ जाएगा। और इसके साथ एक से क्या कहते हैं एक यूनिट वेक्टर n भी आ जाएगा कि ये टॉर्क इस डायरेक्शन में लिया गया है। अब अगर टॉर्क का क्या कहते हैं आपने मैग्नीट्यूड मालूम करना, तो ये टॉर्क आ गया, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 5 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर। दैट इज हाउ यू कैलकुलेट द क्रॉस प्रोडक्ट। अब पॉइंट्स देख लेते हैं। a क्रॉस b इक्वल टू ए बी साइन थीटा for theta equal to 0 and 180 degrees. A cross B equals 0. This shows collinearity. Collinearity कि या पैरेलल होगा 0 डिग्री एंगल होगा दोनों के दरमियान, या 180 डिग्री होगा तो क्या कहते हैं 180 डिग्री तो ऑपोजिट होंगे। सही, तो पैरेलल एंड एंटी पैरेलल आर बेसिकली कोलिनियर वेक्टर्स। सही है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स एंड पैरेलल वेक्टर्स आर पार्ट ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स। अच्छा, इससे आपको ये पता भी चल जाता है कि क्या कहते हैं दिस शोज कोलिनियरिटी। टेल यू कि क्या कहते हैं 2i - 3j + 4k is collinear to, say collinear to 4i - mj + 8k, find m। तो इसके दो तरीके, अगर वेक्टर्स कोलिनियर हो गए ना उसमें या पैरेलल हो गए या एंटी पैरेलल हो गए, तो दो तरीके, या तो a क्रॉस b इक्वल टू 0 कर दो, एक ये तरीका है, और a much simpler shortcut is ratio of coefficient is constant. So 4 divided by 2 equals -m divided by -3 equals 8 divided by 4। किसी भी दो को सेम कर लो, m/3 इक्वल टू 8/4 से 2 आ जाएगा, m इक्वल टू 6 आ जाएगा। इस तरह भी कर सकते हैं। सो दिस इज अ मच सिंपलर मेथड, पैरेलल, एंटी पैरेलल एंड कोलिनियर। सही हो गया। एक और बात, a क्रॉस b इक्वल टू ए बी साइन थीटा, थीटा इक्वल टू 0 to theta equal to 90, क्रॉस प्रोडक्ट इंक्रीज। डायरेक्शन की बात करते हैं। ये अगर आपके पास एक प्लेन है, एक पेज है, सही है, ये इसका लेंथ वेक्टर है, ये इसका विड्थ वेक्टर है, तो ये जो एरिया होगा इस जगह का एरिया, बेटा अपना हाथ राइट हाथ इधर रख लो और ये फिंगर्स को क्या कहते हैं इस डायरेक्शन में कर्व कर्व कर लो। सही है,
इस पेज के ऊपर अपना राइट हैंड रखो, एक फिस्ट बनाओ, इसके ऊपर रखो, और अब क्या कहते हैं अपने फिंगर्स को कर्ल कर लो, या फिस्ट ना बनाओ, स्ट्रेट हाथ रख लो, फिंगर्स को कर्ल कर लो। तो ये जो मैं एरो की बना रहा हूँ, ये एरो की, ये इधर ये शो करता है कि ये आउट ऑफ द पेज है, बट लाइक ये अगर आप पेज को ऊपर से देख रहे हो, आपने फिंगर रोल्स कर लिए, जो आपका थंब होगा वो आपकी आंखों को देख रहा होगा। सो दिस इज योर पॉजिटिव क्या कहते हैं वेक्टर, जो कि क्या कहते हैं आप लोगों को मैंने हाँ आउट ऑफ द पेज एंड इनटू द पेज क्रॉस प्रोडक्ट, जो मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड पैरेलल टू द सरफेस। तो ये वेक्टर इस डायरेक्शन में है, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर ये डायरेक्शन है, और ये जो आपका थंब आपकी तरफ पुश कर रहा है या देख रहा है, वो डायरेक्शन ऑफ दिस क्या कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। बेटा आप में से कोई अपने लैम्बोर्गिनी वगैरह चलाता होगा ना बेटा, दिस इज द टायर, सही है, दिस इज द टायर, दिस इज द एक्सल, सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका टायर कभी पंक्चर हो जाए, आप आ जाते हो, आप इधर बैठ गए। अब अगर आपको नहीं पता ना कि टायर को मैं किस तरफ निकालूं, बाहर या अंदर, या आपको नहीं पता कि किस डायरेक्शन में घुमाऊं, तो बेटा आपने अपना हाथ, अगर आप लोग एज्यूम करें कि आप ये पेज है, अब आप इधर से इस पेज को देख रहे हैं, आपने इसके ऊपर अपना हाथ रख लिया, आपने फिंगर्स इस डायरेक्शन में कर्ल की, तो आपका उंगली आपकी तरफ आएगा, विच आई एम शोइंग बाय दिस वेक्टर। आपको पता चल जाएगा मैं अगर इस तरह रोटेट करूंगा तो टायर बाहर की तरफ निकलेगा। तो आपने एक रेडियस वेक्टर, एक्सल से रेडियस वेक्टर होगा, फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, रेडियस और एक्सल वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, वो दोनों अपने ही दोनों के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस कर देगा, बाहर निकल के आ जाएगा। जब आप टायर को फिक्स कर ले अंदर जा रहे हो, तो आप बेटा दोबारा उल्टी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर दोगे, तो ये एरो की उल्टी हो जाएगी और ये टायर अंदर जाना शुरू कर जाएगा। अब ये जिसने किया हो तो वेल एंड गुड, जिसने नहीं किया आज एक बार ट्राई कर लेना, पूरा टॉर्क एक टायर में समाया है। सही हो गया। अच्छा, इससे आपको ये पता चलता है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, देयर आर टू वेक्टर्स दैट आर perpendicular to A cross B. There are two such vectors that are perpendicular to A cross B. एक होगा A cross B equal to AB sin theta with the unit vector out of the page. दूसरा होगा A cross B equal to AB sin theta with the vector out of the page. ये out of the page कर लो, out of page, ये into the page कर लो, यहाँ पे माइनस लगेगा। द माइनस विल शो द रिवर्स डायरेक्शन, द माइनस विल शो द रिवर्स डायरेक्शन। सो यू हैव टू वेक्टर्स दैट आर परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, या टू दैट आर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। ये जो पहला वेक्टर होगा, ये जो थंब आपकी तरफ पुश करेगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा दोनों के, और जो इनटू द पेज भी पुश करेगा, जो उसका नेगेटिव जो उल्टी डायरेक्शन में अगर आप थंब को कर लो, तो वो भी क्या कहते हैं उधर ही होगा, मतलब दोनों के परपेंडिकुलर होगा। So these are basically three mutually perpendicular क्या कहते हैं vectors. If A cross B equal to C, find A dot C. आप बोलेंगे A क्रॉस B इक्वल टू C, ओके सर जो वेक्टर A होगा उसका परपेंडिकुलर वेक्टर B होगा, मैं बोलूंगा बिल्कुल ठीक है। आप बोलेंगे सर C वेक्टर जो होगा वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, A के भी परपेंडिकुलर होगा और B के भी परपेंडिकुलर होगा, तो एंगल बिटवीन A एंड C इज थीटा इक्वल टू 90 डिग्रीज, तो 90 डिग्रीज पे ये डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाता है। सो A डॉट C वुड बी इक्वल टू जीरो। क्या कहते हैं A क्रॉस B इक्वल टू क्या कहते हैं जीरो and A dot B equal to 0. Find theta. Sorry. सही हो गया, find theta. So आप बोलोगे ओके A क्रॉस B इक्वल टू 0, तो A B sin theta इक्वल टू 0 and A B cos theta इक्वल टू 0। अब यहाँ पे केसेस एक बार देख लेते हैं। केसेस ये है कि अगर A वेक्टर क्या कहते हैं 0 हो, A पूरा का पूरा 0 हो, तब भी ये इक्वेशन ट्रू है। अगर B पूरा का पूरा 0 हो तब भी ये इक्वेशन ट्रू है, ये भी तभी ट्रू है और ये दूसरे केसेस में भी ट्रू है। अब साइन थीटा कब 0 होता है और कॉस थीटा कब 0 होता है? साइन थीटा 0 होता है
0 डिग्रीज पे, 180 डिग्रीज पे। और कॉस थीटा कब जीरो होता है? 90 डिग्रीज पे। सही है, 90 डिग्रीज पे। अब अगर थीटा को मैं जीरो ले लूं तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो नहीं होगा। अगर मैं 180 ले लूं तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो नहीं होगा। अगर मैं 90 ले लूं तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो नहीं होगा। So if this is still given to me to be zero, and I cannot find the theta like this, सही है, I cannot find theta could be anything, theta could be anything। अब देखना, अब जरा थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पुट कर ले। सर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पुट कर लिया। ए बी साइन थीटा बराबर होगा 45 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। ये ए बी ए डॉट बी हो गया, सॉरी ए बी साइन थीटा, ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। और ये ए बी कॉस 45 भी 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है। सर अब तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब इक्वल हमें कैसे पता चल गया? सर हमने थीटा की बात को एलिमिनेट ही कर दिया। हमने एक ही थीटा सेलेक्ट करना था जिस पे ये दो वैल्यू सेम आ गई। सर अगर ये दो वैल्यू सेम है, ए बी बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल टू ए बी बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, एंड ये दोनों वैल्यूज भी जीरो के बराबर है, तो सर इसका मतलब है कि या इसमें वेक्टर ए जीरो है या बी जीरो है, या वेक्टर इसमें वेक्टर ए जीरो या इसमें वेक्टर बी जीरो है। और सर ये वाला केस हमारे पास कब आया कि ये दोनों वेक्टर जीरो थे, मतलब एक दूसरे के इक्वल हो गए जी। आपने ये थीटा को एलिमिनेट, ऐसा थीटा आपने सेलेक्ट किया जिससे ये दोनों इक्वल आ गए। अगर मैं 30 कर लेता, cos 30 was अंडर रूट 3/2, sin 30 was 1/2, तब इक्वल ना आते। ये मुझे कैसे पता चला? तो ये आपका नेक्स्ट इक्वेशन है कि ए डॉट बी को, सॉरी ए डॉट बी इक्वल टू ए क्रॉस बी, फाइंड थीटा। वेरी सिंपल बेटा, ए बी cos थीटा इक्वल टू ए बी sin थीटा। सो ए बी कट जाएंगे, tan थीटा इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू 45 डिग्रीज। मैंने बेसिकली सिर्फ इन दो चीजों को इक्वल कर लिया था, ए बी साइन थीटा इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। थीटा को मैंने एलिमिनेट कर दिया, मुझे पता चल गया कि दोनों वेक्टर में से ही कोई जीरो है। सही हो गया। सो दिस इज व्हाट वी डिड। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसका मतलब ये कि अगर पैरेललोग्राम की साइड्स ये हो, ए वेक्टर दिस, बी वेक्टर दिस, सो ये जो एरिया होगा विद द अपोजिट डायरेक्शन ये होगा ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, या ए क्रॉस बी मॉडुलस। सही है, मॉडुलस का ये मतलब है कि ये पूरा चीज मालूम कर लो, उसके बाद मॉडुलस कर देना उसको। मॉडुलस क्यों? टू शो द एरिया। सही है, इसमें डायरेक्शन की हम बात नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आपका क्या कहते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? पैरेललोग्राम का एक स्पेशल केस रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल में दोनों मतलब क्या कहते हैं, लेंथ और विड्थ होती है उसमें, और रेक्टेंगल का हाफ ले लो बेटा, वो ट्राइंगल बन जाता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 ए क्रॉस बी मॉडुलस। वैल्यूज गिवन होगी। दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। मैं अभी मिसाल देता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by sides of rectangle a equal to 2i plus 3j plus 2k and b equal to 5i plus 4j plus 10k प्लस 14j प्लस 10k। आप लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक बार मालूम कर लो, ए क्रॉस बी कर लो, जिस तरह मैंने ऊपर ये बताया था, ये वाला तरीका। ए क्रॉस बी कर लिया, ये नया वेक्टर आ जाएगा, दिस वेक्टर विल बी दिस एरिया वेक्टर। सही है, ए क्रॉस बी आ जाएगा, उसका मॉडुलस करने एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया, और इसी को 2 पे डिवाइड कर लेना, इक्वल टू ये ट्राइंगल हो गया। ये बेटा होमवर्क करके मुझे सब सेंड कर देना फिर इसके बाद। सही है, ये मैथ्स में भी आपको मैंने ये फॉर्मूले लिखवाए हुए थे। तो अभी आप लोगों को पता चल गया कि अगर फॉर एग्जांपल ये मेरा रेडियस वेक्टर है, इसके परपेंडिकुलर में वेक्टर ये फोर्स लगा दूं, तो ये जो पूरा एरिया होगा ना, इतना टॉर्क बनेगा। सही होगा, इतना टॉर्क बनेगा। इसलिए आपकी जो ट्राइंगल होता है ना, जिसमें दो साइड्स गिवन होते हैं, ये साइड ए ये साइड बी है, तो हम कहते हैं ए बी साइन गैमा, 1/2 ए बी साइन गैमा एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर विद थीटा इज द एंगल बिटवीन, सो बेटा दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट। आप ए पे अपना हाथ रख के बी की तरफ कर्ल कर ले, सो ए बी साइन थीटा हो जाएगा, और ये 1/2 बाहर, क्योंकि ये रेक्टेंगल इज, ट्राइंगल इज हाफ ऑफ रेक्टेंगल।
सही हो गया। सो दिस इज इजी, ये भी कोई मसला नहीं है। अब इंपॉर्टेंट बात की तरफ आते हैं। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव था, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। और बहुत ही आसान है यार, a क्रॉस b is not equal to b cross a, but a cross b equal to minus b cross a। बेटा कंफ्यूज होने की बात नहीं है ना। ए क्रॉस बी में आप ए पे हाथ रख के बी की तरफ कर्ल करोगे तो थंब आपकी तरफ आएगा, ये पॉजिटिव वेक्टर ले लो आउट ऑफ द पेज। बी क्रॉस ए में पहला वेक्टर बी है, बी की तरफ अपना हाथ रख के फिंगर्स को कर्ल करोगे तो आपका जो थंब होगा वो नीचे जाएगा, इंट मतलब पेज के अंदर जाएगा आपका थंब। सही है, तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये साइन उसको शो कर रहे हैं, ये साइन उसको शो कर रहे हैं। सही हो गया। अच्छा, बट ए क्रॉस बी मॉडुलस इक्वल्स बी क्रॉस ए मॉडुलस, जो उनके मैग्नीट्यूड्स ऑफ द एरिया होंगे वो तो सेम रहेंगे। अगर आप 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो 2 मीटर के डिस्टेंस पे, तो आप अंदर उसको लगाओ टायर को या बाहर टायर को निकालने के लिए लगाओ, फोर्स तो सेम रहेगा ना, बस वो डायरेक्शन अंदर नीचे पीछे होगी सिर्फ। सही हो गया। सो इससे आपको ये पता चल जाता है कि अगर इस इक्वेशन से मैं शिफ्ट करूं ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए इक्वल्स 0, और अगर मैं मॉडुलस ले लूं सो ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए मॉडुलस इक्वल 0। अगर जितना टॉर्क अंदर लगाओ उतना मतलब एक सिचुएशन ले लो, आप टायर को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो, टॉर्क लगा रहे हो, एक बंदा उतना ही फोर्स उतने ही रेडियस पे अंदर करने की कोशिश कर, तो टायर तो नहीं हिलेगा ना, टायर पे तो नेट टॉर्क 0 हो गया, टायर तो बिल्कुल रोटेशन ही नहीं करेगा। ट्रांसलेशन मोशन से बट रोटेशन तो वो छोड़ देगा, रोटेशन नहीं करेगा। सही हो गया। सो क्या कहते हैं, अब वेक्टर प्रोडक्ट में एक और बात करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट विद इटसेल्फ। अगर ए वेक्टर है, ए क्रॉस ए मुझे निकालना है, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। सो ए साइन थीटा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्रीज, तो ए स्क्वायर इंटू 0, 0 आ जाएगा। यूनिट वेक्टर्स के साथ अगर चेक कर ले आई जे के में, इसके लिए आपने ये याद रखना होगा, आई जे के। बेटा इस डायरेक्शन में आ जाओ क्लॉकवाइज में, सही है। आई क्रॉस जे इक्वल टू द थर्ड वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन के क्रॉस आई। देखो के से आई की तरफ जाओ, के क्रॉस आई, आप लोग क्या कहते हैं क्लॉकवाइज में जा रहे हो, सही है, क्लॉकवाइज में जाओ, के से आई की तरफ जा रहे हो तो नेक्स्ट वेक्टर जे आ जाएगा। सही हो गया। डॉट प्रोडक्ट 0 होता था 90 डिग्री पे, ये वाला नेक्स्ट वेक्टर देता है। अब अगर उल्टा करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप लोग इस तरह चलो, सर मैं तो आई से के की तरफ आऊंगा, तो आपने डायरेक्शन चेंज कर लिया। सो आई क्रॉस के, आई क्रॉस के इक्वल टू सर नेक्स्ट वेक्टर बट विद नेगेटिव साइन। और ये देखो ए क्रॉस बी बराबर था नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए, ये देखो नेगेटिव आ गया, ये एक डायरेक्शन में, ये उसके नेगेटिव डायरेक्शन में। के क्रॉस जे सर माइनस आई, तो जिस डायरेक्शन में चक्कर चल रहे हो बस उसका ख्याल रख लेना। सो आपके एनईटी में ये एक क्वेश्चन तो उन्होंने मतलब अपना क्या कहते हैं सोतेला बेटा समझते हुए हर टेस्ट में डालते हैं, आई डॉट जे क्रॉस के, सॉरी जे क्रॉस आई प्लस आई डॉट जे क्रॉस के। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ओके देख लेते हैं। जे क्रॉस के पहले कर लेते हैं, जे क्रॉस के से आई आता है, सो यहाँ पे आ जाएगा आई डॉट आई। अच्छा, जे क्रॉस आई से क्या आता है, जे क्रॉस आई उल्टे डायरेक्शन में मैं चल रहा हूँ तो माइनस के। सही हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन में डाल लेता के डॉट, सही है, के डॉट जे क्रॉस आई प्लस आई डॉट जे क्रॉस के, अगर मैं इस तरह डाल लेता तो यहाँ पे बार पे के डॉट के साथ आ जाता, के डॉट के से क्या आता है 1, और ये माइनस अपनी जगह पे -1 प्लस यहाँ से 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। सही हो गया। ओके, नेक्स्ट इज ए क्रॉस बी इक्वल टू ए डॉट बी वगैरह वो कर लिया। अच्छा, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू क्या कहते हैं ए डॉट बी एक्सेप्ट फॉर थीटा ऑफ 45 डिग्रीज। बट जो इनका मॉड्यूल मैग्नीट्यूड होगा ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, अगर ये वेक्टर्स ए बी सेम हो तो वो ए डॉट बी मैग्नीट्यूड के बराबर होगा।
सही है। मैग्नीट्यूड इज अ डिफरेंट सिनेरियो, तो मैग्नीट्यूड के साथ थोड़ा सा ख्याल रखना है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट्स भी मैंने करवा दिया, आई जे के वाला भी मैंने करवा दिया। दैट्स प्रीटी मच इट फ्रॉम द क्रॉस प्रोडक्ट। कोलिनियरिटी का आपको पता चल गया कि अगर थीटा इक्वल टू 0 तो ये कोलिनियरिटी शो करेगा। फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका मैंने बता दिया कि इट इज बेसिकली द एरिया ट्रैवर्स्ड बाय अ वेक्टर। सही है। मतलब थर्ड डायमेंशन में जितना वो एरिया ट्रैवर्स करेगा। सो दैट्स प्रीटी मच इट। बेटा आप लोगों को जो इंजीनियरिंग के जो मैंने 2 लेक्चर दिए ना वेक्टर्स के, आप अगर उसमें से डॉट और क्रॉस कर लो, उसमें फिर मैंने बहुत एमसीक्यूज करवाए। सही है। ये जो बेसिक कंसेप्ट थे ये फॉर फिजिक्स दैट यू नीड। अब आप लोगों के पास फ्लक्स आ जाएगा सेकंड ईयर में, बोलेंगे यहाँ पे फिंगर कर्ल करके ऊपर की तरफ आपका थंब जो होगा वो डायरेक्शन फ्लक्स पॉजिटिव होगा, अंदर होगा तो नेगेटिव होगा, बस। सही है। इतना रॉकेट साइंस होगा। ये आप लोगों को एरिया जो है बेटा, ये एज ए मेंशन कि आप लोगों ने अगर मैथ्स वाले पढ़े तो ये वेक्टर कुछ भी नहीं होंगे। सही है। अब वी विल गो फॉरवर्ड। टॉर्क देख लेते हैं। टॉर्क इज नथिंग मोर देन रोटेशनल effect produced by force। सही है। सिंबल इसका क्या कहता है, टाउ होता है। और क्या कहते हैं, दैट इज रिप्रेजेंट टाउ वेक्टर इक्वल टू आर क्रॉस एफ वेक्टर। सही है। और मैग्नीट्यूड इसका बराबर होता है टाउ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। अब इसके दो केसेस फिर हो जाते हैं, एक होता है आर साइन थीटा डॉट एफ, और एक होता है आर एफ साइन थीटा। बेटा इसका ये मतलब है कि आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट फोर्स पे लगाओ, और इसका ये मतलब है कि फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट आर पे लगाओ, जिसके साथ साइन थीटा होता है वो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है। सही, क्योंकि साइन थीटा रिलेट्स परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज सेम होते तो परपेंडिकुलर सिस्टम चल जाते हैं। सही हो गया। सही है। 2 केसेस इसमें होते हैं, इसका ख्याल रखते हैं आप लोगों ने। सही है। अच्छा क्या कहते हैं, अगर आप लोग क्या कहते हैं डिपेंडेंस इसकी देखोगे तो टाउ इज डिपेंडेंट ऑन आर डायरेक्टली, एफ डायरेक्टली, साइन थीटा डायरेक्टली। साइन थीटा डायरेक्टली। सही है ना। अच्छा मैक्स टॉर्क कब होगा। अब देखो बेटा, टॉर्क इज क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट की जितनी प्रॉपर्टीज है टॉर्क पे लग सकती है। क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है कि थीटा इक्वल टू 90 पे क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, बस टॉर्क भी 90 डिग्री पे मैक्सिमम होगा। उसकी प्रॉपर्टी थी क्रॉस प्रोडक्ट की थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब अगर दो कोलिनियर फोर्सेस लगाओगे पैरेलल या एंटी पैरेलल तो टॉर्क प्रोड्यूस ही नहीं होगा ना। उसके लिए तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए, जो मैं यहाँ पे बोल रहा था। सही है। सो अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री 180 डिग्री तो सर उस पे क्रॉस प्रोडक्ट 0 थे, सर टॉर्क भी क्रॉस प्रोडक्ट ये भी 0 हो जाएगा। बेटा आर क्रॉस एफ बराबर होगा माइनस एफ क्रॉस आर। सर बिल्कुल सही है। ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। सर इसका यह मतलब है कि अगर आप टॉर्क एक डायरेक्शन में लगाओगे तो एक डायरेक्शन में रोटेशन होगा, उसका उल्टा कर दोगे तो दूसरी डायरेक्शन में रोटेशन हो जाएगा। सो आर क्रॉस एफ प्लस एफ क्रॉस आर इक्वल टू 0। बेटा देयर इज योर क्या कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। सो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्लस क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू 0 आ जाएगा। सही है। सो क्रॉस प्रोडक्ट की जितनी प्रॉपर्टीज है बिस्मिल्लाह कर लो फिर। सही हो गया। तो दे ऑल विल फिट इनटू दिस। और क्या कहते हैं, अगर टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ में आप लोग देखो तो अगर आर बढ़ाओगे और क्या कहते हैं, अच्छा इसमें आप लोगों ने क्या कहते हैं एक ख्याल रखना है कि अगर आर को 2 टाइम्स करोगे, एफ को हाफ कर लोगे तो कितना इफेक्ट होगा। तो बेटा सेम इफेक्ट होगा ना, और 2 और 1/2 कट जाएंगे। थीटा 0 इक्वल टू 90 डिग्री। सही है ना। अगर आप लोग क्या कहते हैं 0 डिग्री करोगे तो कोई टॉर्क नहीं होगा, 2 डिग्री रोटेट करोगे तो थोड़ा सा टॉर्क होगा, पूरा 90 डिग्री करोगे तो मैक्सिमम टॉर्क आ जाएगा। सही है। 0 से 90 में जितना आप एंगल बढ़ाते जाओगे टॉर्क बढ़ता जाएगा। सही हो गया। डायरेक्शन किससे चेंज होती है, डायरेक्शन आप या तो आर को चेंज करोगे या एफ को चेंज करोगे। सही है। या आर को चेंज करोगे या एफ को चेंज करोगे। और देन यू हैव इक्विलिब्रियम। बेटा इक्विलिब्रियम के बारे में आप लोगों ने ख्याल कर दें। इक्विलिब्रियम का मतलब है इट इज द स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट का यह मतलब है, अब ये एक रिलेटिव टर्म है स्टेट ऑफ रेस्ट। सही है। इसका यह मतलब है कि आइदर कंप्लीट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
आप लोग समझ आएगी कि सर ये तो न्यूटन का पहले लॉ की बात कर रहा है कि एक्सटर्नल नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू जीरो, तब ही ये केस होगा। अब ये इतना सिंपल बुक में लिखे, एनईटी वालों ने आपसे क्या पूछा था इस पिछले एनईटी में, अ बॉडी इज एट रेस्ट, हाउ मेनी फोर्सेस आर, हाउ मेनी forces are acting on it. This was the question. अब द यूजुअल परसेप्शन, एक बच्चा बोले कि सर बॉडी रेस्ट पे, ये मैंने रेस्ट पे डाली सर, इसने नीचे असर किया, ग्रेविटी ने उसको नॉर्मल, इस पर ग्रेविटी ने असर किया, इसने ग्रेविटी को नॉर्मल दे दिया, सर ये दो फोर्सेस हो गए ये रेस्ट पे, एंड दैट विल बी इनकरेक्ट, बिकॉज स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज अ रिलेटिव टर्म। बेटा ये आप इधर जमीन के अंदर रेस्ट पे, मैं अपना स्पेस एक्स का एयरक्राफ्ट लेके मैं इधर टूर पे जा रहा हूँ, मैंने देखा कि यार ये कदू करेला तो क्या कहते हैं, मूव कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि मैं तो अर्थ से आपको देख रहा हूँ ना, अर्थ मूव करेगा, मैं बोलूंगा तो ये तो मूव कर रहे हैं, यू विल बी एट रेस्ट, मैं बोलूंगा आप मूव कर रहे हो। अच्छा, अब मैं उतने ही, अब देखो, अब मुद्दे की बात है, अब मैं उतने ही स्पीड से मूव करने लग गया, मेरा स्पेसशिप उतने ही स्पीड से मूव करने लग गया, अगर आपका एक्सेलरेशन ए है, मेरे स्पेसशिप का भी एक्सेलरेशन ए हो गया, तो देन मैं आपको बोलूंगा कि यार ये तो रेस्ट पे है बंदा, क्योंकि मैं आपके, अगर आप 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हो, मैं भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा हूँ, ये एक्सेलरेशन मान लेते हैं ना, आपकी एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मेरी भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मैं आपको देख रहा हूँ तो रेस्ट पे, क्योंकि जितना आप आगे जाते हो एक सेकंड के बाद उतना मैं भी जाता हूँ, तो हम दोनों को एक दूसरे को खुद रेस्ट पे लगते हैं। आप बेटा खुद थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा ले, बेटा ये आप है और ये आपका दोस्त है, आप एक दूसरे की तरफ भाग रहे हो, तो आपको पर सेकंड ऐसा लगे कि आप नजदीक होते जा रहे हो, नजदीक क्यों होते जा रहे हो, क्योंकि द डिस्टेंस बिटवीन यू टू आर मिनिमाइज्ड। अगर आप 10 मीटर पर सेकंड से जा रहे हो उस तरफ, वो 10 मीटर पर सेकंड से आपकी तरफ आ रहे हैं, इसका लिटरली मतलब आपको ये फील होगा कि आप 20 मीटर पर सेकंड से उसकी तरफ जा रहे हो, या फिर उसको ये फील होगा कि वो 20 मीटर पर सेकंड से आपकी तरफ आ रहा है, इसलिए तो ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटीज को ऐड किया जाता है फोर्स एंड मोशन में बताऊंगा। सही हो गया, सो रिलेटिव टर्म है। तो बेसिकली अगर मैं अर्थ के क्या कहते हैं, मैं अपने स्पेसशिप में ए एक्सेलरेशन से जा रहा हूं, वो बेचारा भी ए एक्सेलरेशन से घूम रहा है, तो आई विल से कि ही इज एट रेस्ट, बट उस पे फोर्सेस कितने एक्ट कर रहे हैं, बेटा ड्रैग फोर्स उस पे एक्ट करेगा, क्योंकि मैं उसको कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ आगे लेके जा रहा हूं, ड्रैग फोर्स उस पे एक्ट करेगा, उस पे क्या कहते हैं विंड रेजिस्टेंस वगैरह एक्ट करेगी, एयर रेजिस्टेंस। सही हो गया, बॉडी हॉरिजॉन्टल में जा रही है, फॉर एग्जांपल वो अंदर गाड़ी के अंदर बेटा वो हॉरिजॉन्टल में जा रहे हैं, ग्रेविटी नीचे लग रहा है, उसमें मैं बोलूंगा कि कहते हैं एक परपेंडिकुलर इस तरह का एक फोर्स लगेगा हॉरिजॉन्टल ऑफ थ्रस्ट की वजह से, बेटा देयर विल बी मोर देन टू फोर्सेस, दैट इज योर करेक्ट आंसर। सही हो गया, दैट इज अ पार्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड फोर्स एंड मोशन। आप लोगों को मॉडर्न फिजिक्स में वो आइंस्टाइन के वो ट्रेन का बताते कि ट्रेन में खड़े हो तो एक जगह पे लाइट कड़गी फिर दूसरी जगह पे कड़गी, तो आपको दोनों साइमल्टेनियसली दिख जाते हैं या क्यों नहीं दिखते, वो सब चीजें सही है ना बेटी, पीपल अंडरस्टैंड कि इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, रेस्ट को हमने ये माना है जैसे कि एक बच्चा सिर्फ क्या कहते हैं, यू नो इज सिटिंग इन अ चेयर, नो, रेस्ट कुड आल्सो मीन दिस पार्ट कि इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसको कभी कंफ्यूज मत कर लेना। अब इसका फायदा है, मतलब व्हाई एम आई सेइंग कि इसको कंफ्यूज मत कर लेना, वो इसलिए कि जब बॉडी आप लोग मैग्नेटिज्म की तरफ जाते हो ना, तो वहां पे इन चीजों का यूज होता है, से कि क्या कहते हैं, आपको मैं बोलूं कि चार्ज रेस्ट पे है, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, अगर चार्ज मूवमेंट शुरू कर दे, चार्ज एट कांस्टेंट वेलोसिटी, देन ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अगर चार्ज एट एक्सेलरेशन चलना शुरू कर दे, एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन, तो चार्ज विल मेक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्लस EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हर स्टेट में डिफरेंटली बिहेव करेगा। सो यू शुड नो ऑल द थ्री स्टेट की रेस्ट में, ये मतलब है कि आपके रिलेटिव में वो कोई मोशन नहीं कर रहा। चार्ज एट कांस्टेंट वेलोसिटी का ये मतलब है कि जितने से वो चार्ज मूव कर रहा है उतने से ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। एक्सेलरेशन का ये मतलब है कि जैसे कि रेस लगी, अर्थ आगे जा रही है मैं पीछे जा रहा हूँ, या मतलब स्पेसशिप आगे जा रहा है मैं थोड़ा सा उसके पीछे लैग कर रहा हूँ। सही है, तो थोड़ा सा मैंने इसको लंबा कर दिया माजरत, बट इट इज नेसेसरी। अब आगे फिर बहुत चीजी सीन है, तो चीजी सीन यही है कि क्या कहते हैं, अगर आपके पास कंप्लीट रेस्ट हो,
कंप्लीट रेस्ट हो तो उसमें आपके पास क्या कहते हैं, वेलोसिटी जीरो होती है एंड जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो भी जीरो होती है। अगर यूनिफॉर्म मोशन हो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास v इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है और ओमेगा भी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है। सही है, ओमेगा भी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है। इसी में फिर एक आता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। सही है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आपके पास ये वाले सीन होते हैं कि v इक्वल टू जीरो ओमेगा इक्वल टू जीरो, तो लीनियर एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा भी जीरो हो जाएगा। इसमें ये होता है कि v इक्वल टू कांस्टेंट, v अगर कांस्टेंट है तो डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी विल बी जीरो, तो एक्सेलरेशन विल बी जीरो। सही हो गया ना। एंड क्या कहते हैं, ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट, तो चेंज इन ओमेगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज जीरो, तो चेंज इन क्या कहते हैं मतलब जो अल्फा होगा एंगुलर एक्सेलरेशन वो भी जीरो हो जाएगा। सही है। अब इसमें फिर ये आ जाता है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में स्टैटिक ट्रांसलेटरी एंड स्टैटिक रोटेटरी आ जाते हैं। सही है, अब वो थोड़ा सा लिख लेते हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में एक आ जाता है स्टैटिक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। वेरी सिंपल, अगर स्टैटिक होगा तो क्या कहते हैं, v तो जीरो होगा। ओके, v जीरो हो गया तो डेल्टा v क्या कहते हैं वो भी जीरो हो जाएगा और क्या कहते हैं एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। ये स्टैटिक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम है। ट्रांसलेशन का क्या मतलब होता है, आगे मूवमेंट, एक पार्टिकल आगे मूव करता है। आगे आएगा स्टैटिक रोटेटरी इक्विलिब्रियम, उसमें प्रयोज्यता है कि उसमें वो रोटेट भी नहीं करेगा, इसमें आगे नहीं चल सकता, लीनियर एक्सेलरेशन जीरो है। एंड स्टैटिक डायनामिक इक्विलिब्रियम, ये सारे ऊपर से, यार जो मैंने ऊपर लिखा ना इसी से आ रहे हैं, बस सिर्फ इसको थोड़ा सा सब पार्ट्स में ब्रेक किया है। स्टैटिक डायनामिक में क्या होगा कि उसमें सर क्या कहते हैं, डायनामिक में रोटेशन की बात करते हैं, उसमें रोटेशन लिख दो ओमेगा जीरो और क्या कहते हैं अल्फा इक्वल टू जीरो। देखो ये वही दो पार्ट्स मैंने लिए। एंड देन यू हैव क्या कहते हैं डायनामिक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। वही होगा, डायनामिक में क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ होता है v इक्वल टू कांस्टेंट, तो डेल्टा v इक्वल टू जीरो, a इक्वल टू जीरो, लीनियर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो लीनियर ट्रांसलेशन जीरो। और डायनामिक रोटेटरी इक्विलिब्रियम, तो आप बोलोगे कि सर क्या कहते हैं डेल्टा ओमेगा इक्वल टू जीरो हो जाएगा क्योंकि ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट होता है तो कोई रोटेशन इसमें नहीं होगी, लेकिन वो मूव करेगा, मूव करेगा, रोटेट मतलब गोल गोल मूव करेगा, गोल गोल मूव करेगा। रोटेशन उसमें क्योंकि ओमेगा उसकी कांस्टेंट है, ये नहीं है कि वो रोटेशन नहीं करेगा, रोटेशन करेगा बट कांस्टेंट इंटरवल के साथ करेगा, तो उसमें क्या कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन उसमें जीरो हो जाती है। तो हम कहते हैं कि डायनामिकली क्या कहते हैं ये वो है। इधर तो डायनामिक ट्रांसलेटर में क्या कहते हैं वो सिर्फ आगे मूव करते हैं, ट्रांसलेशन के साथ करते हैं, आगे ट्रांसलेट करते हैं विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। और डायनामिक स्टैटिक में क्या करते हैं, आगे ही मूव नहीं करता, किधर गया ये रहा, आगे एक जगह पे सेकंड रहता है। सही हो गया। सो दैट्स इट अबाउट इक्विलिब्रियम। कितना टाइम रहता है एक लेक्चर के खत्म होने में, ये